नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी साथी, आज आप प्रथम वर्ष वीएसटीसी फर्स्ट ईयर और आप प्रथम पेपर पढ़ेंगे बच्चे और बचपन, जिसका नाम है। इसका अंक भार आपको पता होगा 70 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 28 नंबर लाने कंपलसरी है। तब जा करके आप, यानी प्रत्येक पेपर में आपको 40% अंक चाहिए। तो आप लोग 40% अंक तब तक नहीं लाओगे, तब तक आप पास नहीं हो पाओगे। तो आपको ऐसा ही तरीका हम इस वीडियो में बताने वाले हैं और आपको इस पेपर के बारे में बताएंगे कि आपको कौन कौन से मोस्ट प्रश्न पढ़ने हैं। और हमने इसका पहला पार्ट है यूनिट नंबर 1, जिसको बताया है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाल देंगे, जो लगभग 5,500 प्लस बच्चों ने देख भी चुके हैं। तो आप सभी साथी भी उसको जा करके देखेंगे। टेलीग्राम लिंक भी दिया गया, वहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। तो आपको वहाँ पर मैं लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। साथ साथ आपको व्हाट्सअप ग्रुप भी मैं दे दूंगा। जिन विद्यार्थियों ने हमारा पहला 1 नंबर का जो व्हाट्सअप ग्रुप है वो ज्वाइन कर रखा है, वो मत कीजिएगा। और जो विद्यार्थियों ने अभी तक हमारा पहले वाला व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वो विद्यार्थी हमारा दूसरा वाला जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसका स्टोरेज फुल हो चुका है। चलेगा, अब हम आपको इस वीडियो के अंदर उन मोस्ट प्रश्नों को बताएंगे जो यूनिट नंबर 2 और 3 के अंदर आते हैं। मैं आपको यहाँ पर इस पेपर के आपको 3 पार्ट बताऊंगा। याद रखिएगा, 3 पार्टों में आपको लगभग 5 या 6 यूनिट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आपको या 5 या 6 यूनिट पढ़ के जाना है, बस इससे ज़्यादा मत पढ़िए। अब आगे हम बात करते हैं। अब हम चलते हैं पहले यूनिट नंबर 2 पर। और हमारी यूनिट नंबर 2 है आपकी बचपन की मूल संकल्पना। और मेरा इस सीरीज़ से पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यही है साथियों, कि आप कोई भी साथी बोर नहीं हो। क्योंकि आप लोग जब खुद सीरीज़ पढ़ते हैं, सभी के पास में सीरीज़ होती है, तो आप लोग जब सीरीज़ पढ़ते हैं तो आप लोग खुद बोर हो जाते हो। तो आपको क्यों ना मैं 1 घंटे खुद रिवाइज करके इस सीरीज़ के कुछ मोस्ट प्रश्न भी बता दूंगा, जिससे आपको जल्दी याद हो जाएंगे। बस यही मेरा टारगेट है, ठीक है साथियों। और पिछले 4 सालों से सभी साथी हमसे जुड़ करके काफ़ी अच्छे नंबर भी लेकर आ रहे हैं। तो आपको याद होना चाहिए, यहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल एकमात्र ऐसा है जो राजस्थान में आप सभी के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया चल रहा है। तो बचपन की अवधि मानी जाती है। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप के, आपको यहाँ पर 10 प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद आपको अति लघुत्रात्मक प्रश्न मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको लघुत्रात्मक प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न मिलेंगे। तो साथियों, यहाँ पर इस तरीके से आपका पेपर सेट होता है, जैसा आप लोग कक्षा 10वीं और 12वीं में देख करके आए हैं। तो आपका पहला प्रश्न यहाँ पर यही बनता है कि बचपन की अवधि मानी जाती है। तो आप सभी को याद होना चाहिए, बचपन की अवधि जन्म से लेकर के किशोर अवस्था तक मानी जाती है। उसके बाद आपको अगला प्रश्न आपका यही है। मैं केवल उन्हीं मोस्ट प्रश्नों को बताऊँगा, बाकी फालतू नहीं पढ़ाऊँगा इसमें, ठीक है ना। बचपन की आधुनिक अवधारणा की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी बचपन की आधुनिक जो धारणा है उसके जनक कौन माने जाते हैं। तो भैया उसके जनक हैं हमारे जीन जैक्स रूसो। इसका पूरा नाम है रूसो ने बचपन की आधुनिक अवधारणा की उत्पत्ति की थी, ठीक है ना। यह जनक माने जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न ये है, लास्ट चाइल्ड इन द वुड्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखना, इस पुस्तक के लेखक हैं रिचर्ड्स। कौन है? रिचर्ड इस पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका ये है कि बचपन की विशिष्ट चरित्र इसने बेदया भावना वाली अवधारणा का उद्भव किससे होता है। तो वो परिवार से ही होता है। अगला प्रश्न नेक्स्ट है आपका, ये देखिएगा, फिलिप एरिस की बचपन की अवधारणा किस वर्ग के बच्चों तक सीमित है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष अभिजात वर्ग के बच्चों तक ही सीमित है, ठीक है ना। फिलिप एरिस की बचपन की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कि संयुक्त राष्ट्र संघ बच्चों के लिए किस संस्था के माध्यम से पूरे विश्व में कार्य कर रहा है। तो ये यूनिसेफ के माध्यम से कार्य कर रहा है। इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका यह है कि बाल श्रम जो अधिनियम है ये 1986 में बनाया गया था। एक बच्चा वह है जिसने 18 वर्ष अभी तक पूरे नहीं किए हैं, यानी कि जिस बच्चे की उम्र 18 वर्ष नहीं हुई है और वो बच्चा अगर कार्य करेगा तो बाल श्रम अधिनियम के तहत में ये गैर कानूनी माना जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है ये वाला, कि भाई निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है वो राजस्थान में कब लागू किया गया था। तो याद रखेंगे आप लोग, ये राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये ऑप्शन में यहाँ पर गलत है। देखो, मैं पूरा क्लियर करके, मैं खुद पढ़ के आया हूँ। तो आरटी जो 2009 है साथियों, ये 10 अप्रैल आरटी 2009
ये 10 अप्रैल 2010 को तो यहाँ पर पूरे देश में लागू किया गया था, पूरे देश में, केवल जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके। लेकिन आपसे पूछा जाए, एक सेकेंड आप लोग वेट कीजिएगा, तो ये पूरे देश में लागू किया गया था उस दिन, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है 10 अप्रैल 2010 को। लेकिन अगर राजस्थान की बात की जाए तो देखिएगा यहाँ पर राजस्थान में 10 अप्रैल और 2011 में इसको पूरे राजस्थान में लागू किया गया था। लेकिन साथियों इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या माना गया है, 10 अप्रैल 2010। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में 2011 नहीं है, अप्रैल 2011 नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर डी ऑप्शन ये मान लिया गया है। ओके, वैसे राजस्थान में जो लागू किया गया था अप्रैल 2011 में हुआ था, और ये 10 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके। इतना आपको डीपली याद करना है। ओके, उसके बाद शिक्षा का जो अधिकार है आपका अधिनियम, वो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। ये आपको याद होना चाहिए कि शिक्षा का जो अधिकार है अधिनियम, वो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, 1 घंटा पढ़ेंगे आप लोग मस्ती के साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, ये आप लोग याद रखेंगे, ये प्रश्न आप लोग मोस्ट याद रखेंगे कि जिस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा देने के अधिकार मुहैया कराने हेतु माता पिता या अभिभावक का मूल कर्तव्य घोषित किया गया था, वो कौन सा संशोधन था? तो आप सभी को याद रखना है साथियों, वो 84वां संशोधन था। कौन सा था? 84वां संशोधन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है आपका कि राजस्थान में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों हेतु राजकीय शिक्षण शुल्क मुक्त कर दिया गया है। वो कितने तारीख को किया गया था? 22 सितंबर 2008 को किया गया था। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है कि राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसका जो कार्यालय है वो साथियों कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्य हेडक्वार्टर आपको याद रखना है अजमेर में है, और इसकी खंडपीठ साथियों आपकी जयपुर में भी स्थित है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। उसके बाद ICPS का पूरा नाम, ICPS का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना समेकित बाल संरक्षण योजना, समेकित बाल संरक्षण योजना ICPS का पूरा नाम है। उसके बाद बचपन एक प्राकृतिक घटना न होकर एक समाज की रचना है, ये मत किसका है? तो याद रखेंगे ऐसी परिभाषाओं को आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो ये फिलिप एरिस की परिभाषा है कि बचपन एक प्राकृतिक घटना न होकर के समाज की रचना है। ओके, अब आगे बात करते हैं हम। अगला प्रश्न आपका आता है, ये देखिएगा, बाल संरक्षण आयोग या अधिकार से, बाल संरक्षण या संरक्षण के अधिकार से क्या तात्पर्य है? तो संरक्षण के अधिकार का आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि बच्चों को दुरुपयोग के किसी भी स्वरूप से बचाया जाए, और बच्चों को उपेक्षा से बचाया जाए, और बच्चों को शोषण से बचाया जाए। यही आपका क्या है? संरक्षण के अधिकार का तात्पर्य है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। आप भी जानते हो इस चीज़ को कि वयस्क मताधिकार, अगर किसी बच्चे को वयस्क माना जाता है तो वो 18 वर्ष की आयु तक माना जाता है। 18 वर्ष की आयु होने के बाद ही वयस्क माना जाएगा। और ये प्रश्न मैंने बता दिया है कि आधुनिक बचपन की अवधारणा जो दी है जीन जैक्स रूसो के माध्यम से दी है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, केवल उन्हीं प्रश्नों को बताऊंगा। ये प्रश्न भी मैंने पढ़ा दिया है कि फिलिप एरिस ने बचपन एक प्राकृतिक घटना नहीं होकर समाज की रचना है, ये भी फिलिप एरिस ने बचपन के बारे में कहा था। और बचपन को प्रभावित करने वाले 2 कारकों को आपको याद रखना है साथियों, या बचपन को आकार देने वाले कारकों की अगर बात करें, ये प्रश्न 2016 में आया हुआ है, तो माता पिता की भूमिका और खेलों की भूमिका, ये बचपन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आगे हम इस प्रश्न को विस्तार से पढ़ेंगे, चलेगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, कल के नागरिक कौन है? तो याद रखना कल के नागरिक कौन है? आज के बच्चे हैं। आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है प्रश्न। ICPS का मैंने IPEC का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों क्या होगा? इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड, इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड, यही याद हो जाना चाहिए। उसके बाद UNO का नाम आपसे पूछा जाता है, इसका हिंदी में नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ। उसके बाद अगला प्रश्न आपका आता है, देखिएगा यहाँ पर यह प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ऐसी 2 एजेंसियां जिनका संबंध बच्चों के कल्याण से है, वो 2 एजेंसी है, आपको याद रखना है, एक तो यूनेस्को है, एक यूनिसेफ है। प्रश्न पूछा जा सकता है ये। देखो अब आपके पास सीरीज तो सबके पास पड़ी हुई है, लेकिन सीरीज से नहीं पढ़ना, आपको वीडियो से पढ़ना है, आपको मज़ा आएगा। और साथियों मैं बात करूँगा यहाँ पर इस
सीरीज़ के माध्यम से आप लोग वीडियो सीरीज़ से पढ़ेंगे तो आपको बोर भी नहीं होगा और आप लोग 1 घंटे में आसानी से 2-3 यूनिट के पढ़ पाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने कितना याद किया है। तो बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता सबसे पहले कब महसूस की गई थी? तो याद रखना है, बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले 1924 के अंतर्गत बाल अधिकारों के बारे में एक जेनेवा जो है आपका जेनेवा, वहाँ पर इस घोषणा की महसूस की गई थी। जेनेवा के अंतर्गत एक सम्मेलन हुआ था। ओके, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि पत्र 1989 में हुआ था। पहला प्रश्न तो यहीं से बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि पत्र 1989 में है ना, उसके कौन कौन से भाग हैं? तो उसके 4 भाग आपको याद रखने हैं। एक तो जीवन का अधिकार, एक विकास का अधिकार, एक संरक्षण का अधिकार और चौथा है सहभागिता का अधिकार। बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको शिक्षा के अधिकार से क्या तात्पर्य है या शिक्षा के अधिकार विषय से आप क्या जानते हैं? तो याद रखना, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ठीक है, वही आपका आरटी अधिनियम है, वही आपका आरटी अधिकार है, यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, राइट टू एजुकेशन। तो यही आपका 86वां संशोधन जो संविधान अधिनियम है वो हाल ही में समाविष्ट अनुच्छेद, अब याद रखना ये आरटी 2019 है, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा, ये संविधान की अनुच्छेद 21 के भाग के अंतर्गत है। ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहीं पर आता है। तो देखिए यहाँ पर ये भी गलत दिया हुआ है अप्रैल 2010 में, ये अप्रैल 2011 में होगा कि आरटी जो 2009 है राजस्थान में कब लागू किया गया था? अप्रैल 2011 में किया गया था। आप लोग जितनी भी आपकी सीरीज है सब में आप लोग शुद्धिकरण कर लीजिए, मैं आपको प्रूफ के साथ भी दिखा सकता हूँ। आप लोग रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से पूछिएगा, आपको सबको बता देंगे। ठीक है ना। अप्रैल 2010 में आपके देश में किया गया था और राजस्थान में बात करें यहाँ पर तो पूरे राजस्थान में अप्रैल 2011 में किया गया था। ठीक है ना। 86वां संविधान संशोधन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि 86वां संविधान संशोधन किसने प्रोत्साहित किया था, तो याद रखना यहाँ पर 2 समितियों की सिफारिश पर किया गया था। पहली सिफारिश समिति थी आपकी शिक्षा आयोग, पहली समिति, ठीक है, और दूसरी थी सेकिया समिति। पहली कौन सी थी? शिक्षा आयोग, और दूसरी थी सेकिया समिति। 1986 की शिक्षा नीति के पुनर्अवलोकन पर 1990 ने राममूर्ति समिति की रिपोर्ट में शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में पहचान मिली और शिक्षा का अधिकार लागू करने के जन आकांक्षाओं के परिणाम स्वरूप बहुत सी सरकारों ने इसे मूल अधिकार बनाने हेतु संवैधानिक संशोधन लाने की दिशा में कार्य किया था। तो जिसे दिसंबर 2002 में 86वां संविधान संशोधन कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो याद रखना आपको दिसंबर 2002 में हुआ था। क्लियर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 29 दिसंबर 2006 में जो पारित एक्ट था उसके द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो याद रखना 29 दिसंबर 2006 को जो पारित किया गया था एक्ट, वहाँ पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। क्लियर। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर ये वाला कि 24वां प्रश्न है कि किसी भी मुसीबत में फंसे बच्चों की जानकारी आप किस नंबर पर निःशुल्क कॉल करके दे सकते हैं? और ये 2019 में किस तरीके से पूछा गया कि भाई चाइल्ड हेल्पलाइन क्या है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो भैया चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर यही है 1098 नंबर पूछिए तो 1098। कार्य क्या है कि किसी भी मुसीबत में फंसे बच्चे की जानकारी आप इस नंबर पर निःशुल्क रूप से दे सकते हैं। क्लियर। और अगर आपसे पूछा जाए कि चाइल्ड हेल्पलाइन जो सेवा है वो राजस्थान में, इसकी जो समिति संचालित है वो वर्तमान में राजस्थान में कितने शहरों में है? तो 4 शहर आपको याद रखने। चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा के राजस्थान में 4 केंद्र हैं। पहला है आपका जयपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरा कोटा और चौथा आपका अलवर। ठीक है ना। दत्तक कार्यक्रम के बारे में पूछा जाए तो दत्तक कार्यक्रम ये होता है कि हम किसी भी बच्चे को अगर हम गोद लेते हैं तो वो गोद लिया हुआ बच्चा आपका क्या कहलाता है? दत्तक पुत्र कहलाता है। और ये प्रक्रिया दत्तक कार्यक्रम कहलाती है, जिसको हम वैध संतान नहीं माने जाते, लेकिन किसी कोर्ट के माध्यम से, है ना, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हम उसको वैध संतान घोषित करवा लेते हैं। ओके। उसके बाद विशेष गृह क्या होते हैं? तो भैया विशेष गृह जो होते हैं जैसे जेल की तरह होता है, विशेष गृह उनको बोलते हैं कि जब कोई भी किशोर या किशोरी जिसकी उम्र 18 वर्ष नहीं हुई है या 21 वर्ष नहीं हुई है, ठीक है ना, अवयस्क किशोर किशोरिया जिसको हम कहते हैं, अगर वो कोई भी बच्चा बच्ची अपराध करता है तो उसको दंड की अवधि के लिए जो जेल मानी जाती है, कच्ची जेल जिसको हम कहते हैं,
उसी को हम क्या कहते हैं, विशेष गृह कहा जाता है। अगला आपको याद रखना है कि बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 2006 के अंतर्गत बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया था या स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा जाए SCPCR का पूरा नाम क्या है? तो SCPCR का पूरा नाम आपको याद रखना है साथियों। क्या याद रखना है कि कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट टू एजुकेशन, है ना? क्या याद रखना है? ये याद रखना, ठीक है ना? क्या याद रखना है? याद रखना है स्टेट कमीशन ऑन प्रोटेक्शन, ठीक है, चाइल्ड टू राइट्स। ओके, ये इसकी पूरा नाम हो गया, यानी बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य आयोग। आगे बात करते हैं, चलिए अगला प्रश्न आपका यही है कि बचपन की, थोड़े बड़े प्रश्न आएंगे अब, बचपन की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में क्या मान्यता थी? तो आपको बताना है कि बचपन एक प्राकृतिक घटना नहीं होकर के समाज की घटना है, और ये इतिहासकार थे फिलिप एरिस ने बताया है। और मैंने आपको बताया था फिलिप एरिस की परिभाषा, एक बचपन एक प्राकृतिक घटना नहीं होकर के एक समाज की रचना है। और इसकी पुस्तक भी याद रखना है साथियों, फिलिप एरिस की पुस्तक कौन सी है? सेंचुरीज ऑफ द चाइल्डहुड। सेंचुरीज ऑफ द चाइल्डहुड इनकी पुस्तक है, इसी में इस बात को इसने उठाया था। और इस बात को कनिंघम के द्वारा अपनी पुस्तक, अब कनिंघम की पुस्तक आपसे पूछी जाए तो इन्वेंशन ऑफ चाइल्डहुड, और ये 2006 में लिखी गई थी। ध्यान रखना है, ये दोनों पुस्तकों को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेना, फिलिप एरिस की पुस्तक और दूसरी है आपकी कनिंघम की पुस्तक। फिलिप एरिस की है सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड और कनिंघम की है इन्वेंशन ऑफ चाइल्डहुड। इन दोनों पुस्तकों में आगे बढ़ाया गया तो मध्यकाल से ही बचपन के ऐतिहासिक पहलुओं पर नज़र डालना, जिसमें विश्व युद्ध के बाद 1950, 60 और 70 के दशक की अवधि के रूप में संदर्भित करते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक ठोकेंगे और प्रतिदिन आप लोग पढ़ेंगे। एरिस ने अपनी पुरानी पेंटिंग्स, समाधि पत्थरों तथा स्कूल अभिलेखों पर विस्तृत रूप से अध्ययन कर पाया कि 17वीं शताब्दी से पहले बच्चों का प्रतिनिधित्व अलग अल्पवयस्कों की तरह किया जाता था। तब से इतिहासकारों द्वारा गुजरे ज़माने के बचपन पर काफ़ी शोध किया गया और नवजागरण काल के दौरान यूरोप में बच्चों का कलात्मक प्रदर्शन नाटकीय रूप से बढ़ गया। तथापि इसने बच्चों के प्रति सामाजिक रवैये को प्रभावित नहीं किया। ये आपको प्रश्न याद रखना है। अगला प्रश्न आपका ये याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो बाल अधिकार अवधारणा थी वो क्या थी? या फिर आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बाल अधिकारों की संकल्पना के विकास की आज के परिप्रेक्ष्य में क्या आवश्यकता पड़ती है? तो आपको याद रखना है, ये प्रश्न का उत्तर मैं आपको बोल के दिखा रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, कि समाज में बच्चों से संबंधित कई मान्यताएं काफ़ी पहले चली आ रही है। जैसे अति संवेदनशील बच्चे होते हैं, वे विभिन्न परिस्थितियों में जी सकते हैं, उनकी कुछ आकांक्षाएं भी होती हैं, उनमें कुछ क्षमताएं भी होती हैं, वे अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, हमें उन्हें समझना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, ये बातें होती हैं। इन सभी बातों में समाज की बच्चों के प्रति संवेदनशीलता व दया तो झलकती है, परंतु यह भी प्रतीत होता है कि बच्चों का महत्व वयस्कों के समान नहीं है, क्योंकि अधिकार सिर्फ वयस्कों का ही हो सकता है, बच्चों का नहीं। इस मान्यता ने कहीं ना कहीं बच्चों को उन अवसरों से दूर कर दिया है जिससे उनका बेहतर विकास हो पाता है। यदि गौर से देखें तो बच्चों के हितों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाने वाली जो प्रथाएं, सामाजिक परंपराएं, सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का हिस्सा होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी विद्यमान रहती है। केवल कानून पारित कर देना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन उन पर खरा उतरना भी जरूरी है। ये आपको याद रखना है, ज़्यादा बड़ा भी याद नहीं रखना है। चलो भाई, प्रमुख बाल अधिकार कौन कौन से हैं, आप लोग इन प्रमुख बाल अधिकारों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो आज की समाज में बच्चे किसी भी समाज के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। उनका सकारात्मक और रचनात्मक भविष्य विकास के केंद्र बिंदु बन जाता है। आपको मोस्ट याद रखना है प्रश्न प्रमुख बाल अधिकारों के बारे में। तो यहाँ पर आपके ठीक है, याद रखना है, ये प्रमुख बाल अधिकार 3 है। एक तो जन्म लेने का अधिकार, जीवित रहने और संरक्षण पाने का अधिकार, और तीसरा है शिक्षा का अधिकार। अब आपको तीनों विस्तार से पढ़ने हैं कि जन्म लेने का अधिकार क्या है। तो देखिएगा, बच्चे की माँ के गर्भ में आते ही यथा समय जन्म लेने का अधिकार हो जाता है। अतः यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि माँ की उचित देखभाल की जाए ताकि बच्चा गर्भ में ही पूर्ण एवं स्वस्थ रूप से विकसित हो या जन्म के समय ले।
जिससे कि समय पर जन्म ले। बच्चे के जन्म को रोकने का प्रयास गर्भावस्था बच्चों के अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है और उसे कानून में एक अपराध माना गया है। और ये बात करें यहाँ पर भारतीय दंड संहिता की धारा 312 में गर्भपात को एक अपराध माना गया है। धारा 313 से लेकर के 16 तक 13, 14, 15 और 16 में ऐसे प्रावधान किए कि अजन्मे बच्चे की सुरक्षा की बात की गई। अगर कोई बच्चा माँ के घर में है तो उसकी सुरक्षा के लिए भी बात की गई है। दुर्भाग्यवश अजन्मे बच्चे की रक्षा हेतु बनाए गए कानून को गुप्त रूप से उल्लंघन किया जाता है। आप लोग कोई भी समाज में इन चीज़ों को मानता नहीं है ना, ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो उसके बाद जीवित रहने का अधिकार, संरक्षण पाने का अधिकार। तो आप लोग भी जान सकते हैं इस चीज़ को कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है, अपने आप को सुरक्षित रखने का अधिकार है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 80% बच्चे जीवित रह पाते हैं। मध्यम वर्ग में निर्धन गरीबी में तो केवल 80% बच्चे, मध्यम वर्ग में 85% और उच्च वर्ग के अंदर केवल 89% बच्चे ही जीवित रह पाते हैं। शिक्षा के अधिकार की बात करें यहाँ पर तो अनुच्छेद 21 के अंतर भाग के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को, अनुच्छेद 21 के अंतर बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है ना, ये लाइनें आपको लिखनी है। उसके बाद बच्चों के अधिकारों को किस प्रकार से अनदेखा किया जा रहा है, या बाल श्रम की एक टिप्पणी लिखिए। बाल श्रम भी इम्पोर्टेंट है साथियों। बाल श्रम के बारे में हम बात करें यहाँ पर तो देखिएगा, बाल श्रम सन 1947 से देश में बनी सरकार ने बच्चों के शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु अनेक कदम उठाए, किंतु इतने बाद भी असंख्य बच्चे इस बाल श्रम की जैसी गुलामी से जूझ रहे हैं। अब संस्था काम कर रही है, यूनिसेफ के अनुमानों के अनुसार भारत में 5 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को यहाँ पर काम पे लगाया जा रहा है। तो उनकी आयु के लगभग 12% बच्चों का शोषण किया जा रहा है, उन्हें बाल श्रम से संबंधित गतिविधियों में लगा दिया जाता है। और ये अनुमान लगाया जाता है कि भारत में लगभग 65 मिलियन युवा बेरोजगार होने की काम की तलाश में है, उनमें से 60 मिलियन बच्चे मजदूरी करने को विवश हैं। अब बाल श्रम की परिभाषा आपको ये याद रखनी है, तात्पर्य क्या है कि ऐसा कोई भी कार्य जिसमें बच्चों का शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से शोषण होता है या नुकसान होता है, तो उनकी शिक्षा के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करती है, वही आपका बाल श्रम है। या फिर आपसे पूछा जाए अवयस्क बच्चों से कार्य करवाने के लिए जो जिम्मेदार का प्रणाली होती है, वही आपकी बाल श्रम होती है या कार्य करवाना। सन 2000 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 5 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 2460 लाख श्रमिक बच्चों को बाल श्रम में संलग्न होने का अनुमान लगाया है, जिसमें से 1710 लाख बच्चों ऐसे कार्य में संलग्न हैं जिनका शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से शोषण होता है। इसके अलावा 84 लाख बच्चे तो ऐसे हैं जिनमें निकृष्ट बाल श्रम में संलग्न है, जिनमें बंधुआ मजदूरी, जबरदस्ती कार्य, सशस्त्र युद्ध क्षेत्र में बच्चों का उपयोग, बच्चों को क्रय विक्रय करना, व्यावसायिक यौन शोषण, ये सम्मिलित हैं। आज हमारे देश में गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीति, बाल विवाह और बाल मजदूरी आदि सभी कारक बचपन के से ही ये हमारे बड़े शत्रु रहे हैं और आज़ादी के 70 साल बाद भी हम इनसे छुटकारा नहीं पा सकते। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बच्चे देश के भविष्य हैं, उनके बचपन को हमें सुरक्षित नहीं कर पाए। ठीक है ना। अब आपको याद रखना है कि 1959 में बाल अधिकारों की घोषणा को 20 नवंबर 2007 को स्वीकार किया गया था और बाल अधिकारों के तो ये आपको याद रखना है। ये दूसरा प्रश्न था। चलिए, हाँ, ये प्रश्न भी अच्छा है। भारत सरकार ने बच्चों की भलाई के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने हेतु कौन कौन सी बातें तय की गई हैं। तो 22 अगस्त 1974 को भारत संकल्प ने ये राष्ट्रीय नीति बनाई थी, ये आपको याद रखना है, जिसमें देश के बच्चे सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है, उनकी देखभाल की चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है। पहली बात तो ये कही थी। दूसरी कही थी कि बच्चों का पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास हो पाए, ये ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। उनके लिए जन्म से पहले और बाद में और बढ़ती हुई पूरी उम्र में पर्याप्त सेवा देना देश और राज्य की नीति होगी। तीसरा बताया था कि देश के विकास के लिए अलग अलग कार्यक्रमों को बनाते समय उनके माताओं, विकलांगों का खास ख्याल रखना और तय किया गया है कि बच्चों की गरीबी और बच्चों की देखभाल और कामकाजी बीमार माता पिताओं की हिफाजत, शारीरिक और मानसिक चुनौती झेल रहे बच्चों की देखभाल को प्राथमिकता दी जाए। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया है कि भारतीय संविधान में बच्चों के कौन कौन से मुख्य अधिकार हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आरटी अधिनियम, ये लो भैया, आरटी अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है।
भारत में इसकी क्या सार्थकता है? तो आरटी अधिनियम 2009 में लागू किया गया था, पूरे देश में 10 अप्रैल 2010 को, राजस्थान में 10 अप्रैल 2011 को लागू किया गया था। तो प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त हो जाए, इसके लिए ये इसका शीर्षक था कि यह सुनिश्चित करने में अधिनियम भवन के ढांचे के समान काम करता है और राज्य परिवार व समुदाय की सहायता में इस दायित्व को पूरा करता है। निःशुल्क एवं बाल केंद्रित बाल मैत्रीपूर्ण शिक्षा दोनों को सुनिश्चित करने का इस तरह का जो राष्ट्रीय प्रावधान है, विषय के कुछ ही देशों में ऐसा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। लो भाई, अब विस्तार से पढ़ेंगे हम इसको, आरटी को। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2002 के कौन कौन से प्राधिकार प्रावधान किए गए हैं, ये आपको विस्तार से, इस प्रश्न को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके 3-4 प्रश्न तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, याद रखेंगे। सबसे पहली बात की गई 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। दूसरी चीज़ कि कोई भी बालक किसी प्रकार के फीस या उससे फीस वगैरह नहीं ली जाएगी। अगला पॉइंट है कि निःशक्त बालकों को भी निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। जहां 6 से अधिक आयु वर्ष के बच्चे होंगे उनको विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा और उनको तब तक स्कूल से बाहर नहीं निकाला जाएगा जब तक उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती। ठीक है, बालक को किसी भी राज्य के भीतर या किसी भी स्टेट में, किसी भी विद्यालय में, एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में आप जा सकते हैं, ये भी इसमें अधिकार दिया गया था। ओके, तो ये आपको याद रखना। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2000 नियम 9 के संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रावधान दिए गए थे? तो संरक्षण के लिए बात करें तो देखो, स्थानीय प्राधिकारी बालक की शिक्षा के अधिकार की निगरानी करेगा, पहला संरक्षण। दूसरी बात कही थी कि बालक को अधिकार के संबंध में कोई भी शिकायत है तो बालक स्थानीय प्राधिकार को लिखित शिकायत कर सकेगा। तीसरी बात कही कि स्थानीय प्राधिकारी संबंधित पक्षकारों को सुनने के लिए आवश्यकता अनुसार अवसर प्रदान करेगा और सुनने के बाद 3 माह में मामलों का निपटारा भी करेगा। ठीक है ना, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने। ओके, और यदि स्थानीय प्राधिकारी के निर्णय से कोई भी व्यक्ति दुखी है या संतुष्ट नहीं है तो वह बाल संरक्षण आयोग, राज्य आयोग में जाकर के अपील कर सकता है। ओके, अच्छा जी, ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 के अंतर्गत विद्यालय के दायित्व कौन कौन से हैं? तो विद्यालय के दायित्व भी आपको याद रखने हैं। प्रत्येक विद्यालय उसमें प्रविष्ट सभी बालकों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। बालकों को प्रवेश देते समय कोई भी फीस नहीं लेगा। यदि विद्यालय का व्यक्ति फीस प्राप्त करता है तो उस पर 10 गुना तक का जुर्माना या दंड लगेगा। प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश के समय किसी बालक की आयु, जन्म, मृत्यु, प्रवाह, कोई भी किसी प्रकार का प्रमाण पत्र उससे नहीं मांगा जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद कि शैक्षिक वर्ष आरंभ होने पर ही उसको प्रवेश दिया जाएगा, परंतु अवधि समाप्त होने पर भी प्रवेश नहीं रोका जाएगा। पूरी साल कभी भी एडमिशन ले सकता है। किसी भी विद्यालय में प्रविष्ट बालक को किसी भी कक्षा में रोका जाएगा, बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। और विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा। किसी भी बालक को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़ित नहीं किया जाएगा, मतलब मारपीट नहीं की जाएगी बच्चे के साथ में। और मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किसी भी विद्यालय से किसी बच्चे को निष्कासित नहीं किया जाएगा, या फिर मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। शिक्षकों के दायित्व भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपको याद रखने। तो आरटी में से ये 4-5 प्रश्न आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब और कैसे हुई? तो आपको याद रखना है 29 दिसंबर 2006 को हुई थी। ठीक है ना। संसद के अंदर, और एक संवैधानिक निकाय है जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 सदस्य होते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों बाल स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल देखभाल, किसान विकास, किशोर कानून, आयोग बच्चे, बाल श्रम उन्मूलन और बाल विज्ञान से संबंधित विशेषज्ञ भी होते हैं। और आयोग को शिकायत पर जांच करने के लिए कुछ नोटिस भी जारी किए जाते हैं। तो बच्चों के संरक्षण और विकास से संबंधित कानून की सुरक्षा हेतु नीति निर्देश तत्व या दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं, उनका पूरी तरीके से क्रियान्वयन भी किया जाता है। चलो भाई, अगला प्रश्न ये भी मोस्ट है। ठीक है ना, कि राज्य सरकार द्वारा बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन से बाल अधिकारों के प्रति संरक्षण करने हेतु कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं या कौन कौन सी प्रणाली कार्य करती है, तो ये आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर 3 यूनिट काम करती है। पहली तो है जिला बाल इकाई, जिसको हम
बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। पहली इकाई ये काम करती है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है, और जिले के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक और जिला बाल संरक्षण अधिकारी के रूप में काम करती है। दूसरी यूनिट आपको याद रखनी है कि ब्लॉक स्तरीय यूनिट, जिसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी। ठीक है, ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति, इसके अंतर्गत इसका गठन किया गया था 4 दिसंबर 2012 को, और इसका जो समिति का मुख्य कार्य होता है कि आईसीपीएस के अंतर्गत जो बाल संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, उनको बाल संरक्षण हेतु बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाना। उसके बाद पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति, या इसको पूरा नाम पूछ सकता है PLCPC का, पंचायत लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी। तो इसका जो गठन किया गया था, इसका उद्देश्य था कि यह समिति बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, बिना किसी धर्म के, जाति, लिंग में समानता रखते हुए व्यवहार करेगी और पूरा ध्यान रखेगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका आता है, चलिए, बाल कल्याण समिति। तो आपको बाल कल्याण समिति भी याद रखनी है, आ सकता है प्रश्न भी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, CWC बोल सकते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2000 व संशोधित अधिनियम 2006 की धारा 29 के अंतर्गत देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरणों की सुनवाई व निपटान हेतु अंतिम प्राधिकारी के रूप में इस समिति का गठन किया गया था। इतना आपको याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, चलेंगे धीरे धीरे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने सभी प्रश्नों को लगभग पढ़ लिया है। आज के संदर्भ में देखो, आज के संदर्भ में बालकों के बचपन को आकार देने वाले, ठीक है ना, उन प्रमुख पहलुओं का विश्लेषण कीजिए। तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है बचपन पर? तो देखो, राजनीति का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। इसकी PDF मैं अवेलेबल करवा दूंगा। आर्थिक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है, अभी एक यूनिट और पढ़ाऊंगा। ठीक है, आर्थिक स्थिति का। सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। मनोरंजन व प्रसार साधनों का क्या व्यापक प्रभाव पड़ता है। उसके बाद वर्तमान शैक्षिक प्रक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने। ठीक है ना। उसके बाद तो ऐसा कोई मोस्ट प्रश्न है नहीं इसमें। ठीक है ना। एक ये भी याद रखना, शिक्षा संवाद बाल अधिकारों को सुरक्षित करने में किस प्रकार सहायक है, इसकी विवेचना करनी है। बाल अधिकारों से संबंधित क्या है, तो ये मोस्ट प्रश्न आप लोग याद रखेंगे इसको। ठीक है ना। UNO वगैरह के माध्यम से आपको मैंने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम बता दिया 2009। इसके बारे में आप लोग कितने भी पन्ने भर सकते हो। आगे अगली यूनिट आती है आपकी बाल विकास के परिप्रेक्ष्य में, यूनिट नंबर 3। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आगे। लो भाई, प्रश्न पढ़ते हैं अगला इस यूनिट के बारे में। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसके अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, वो विकास कहलाता है। ये परिभाषा साथियों जेम्स ड्रेवर की है। देखो, मैं बता दूं आपको कि आप रीट की आगे तैयारी करेंगे, मास्टर की तैयारी करेंगे, तो आप लोग यहीं से पढ़ के जाइए बहुत सी चीज़ों को। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो आपको याद रखना, बार्टसन और स्किनर, ये दोनों कौन से थे, व्यवहारवादी थे। याद रखना, जीन पियाजे संज्ञानवादी थे, लेबायोस्की संज्ञानवादी थे, क्लार्क एल हल, ठीक है ना, ये भी संज्ञानवादी थे। वाटसन और स्किनर कौन थे, व्यवहारवादी। उसके बाद जैविक परिपक्वता सिद्धांत के अनुसार मुख्यतः किसे प्रभावी माना गया है। तो जैविक परिबात की जाती है आनुवांशिकता को, हेरिडिटी को सबसे मुख्य प्रभावी तत्व माना गया है। लो भाई, अगला प्रश्न यह है कि वातावरणीय उद्दीपक प्रक्रिया संबंधों द्वारा हम बच्चों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। उपरोक्त कथन किस विचारधारा से संबंधित है। तो साथियों, ये व्यवहारवादियों से संबंधित है। ठीक है ना। वातावरण की बात की जाती है, वहाँ व्यवहार की बात होती है। जीन पियाजे मैंने आपको बता दिया था अभी, जीन पियाजे किससे संबंधित है। जीन पियाजे संज्ञानवादी तो है, ठीक है ना, जीन पियाजे संज्ञानवादी तो है। जीन पियाजे का बहुत बड़ा रोल है साथियों। उसके बाद स्टैनले हॉल और अर्नाल्ड गैसेल से संबंधित। तो याद रखना, जैविक परिपक्वता सिद्धांत दिया था इन दोनों ने, स्टैनले हॉल ने और अर्नाल्ड गैसेल ने जैविक परिपक्वता सिद्धांत दिया था साथियों, याद रखेंगे। संज्ञानात्मक विकास वही मैंने आपको बता दिया, जीन पियाजे हैं। लेबायोस्की का कौन सा है,
तो लेब बायोगोस्की का सिद्धांत आपको याद रखना। कौन सा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? लेब बायोगोस्की ने, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर सब की सब साइकोलॉजी पढ़ेंगे, अधिगम बात करेंगे। अधिगम एक चैप्टर साथियों, याद रखना, अधिगम एक चैप्टर है आपका रीट में, ठीक है। वहाँ पर इस अधिगम की पूरी इकाई का अब हम यहाँ से विस्तार से पढ़ेंगे। ओके, तो सीखना एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। उपरोक्त कथन किसका है? तो याद रखना लेब बायोगोस्की का ही है, जिन्होंने ZPD सिद्धांत दिया था, समीपस्थ विकास सिद्धांत यहाँ पर प्रतिपादित किया गया था। ZPD थ्योरी इन्होंने दी थी। उसके बाद मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक नवीनतम धारा कौन सी है? सबसे बाद में तो यही आई थी, सामाजिक सांस्कृतिक विकास। विकास कैसा होता है? तो विकास के आपको सिद्धांतों की बात करेंगे। विकास के यहाँ पर 13-14 सिद्धांत हम पढ़ेंगे, तो बहुत बहुत मोस्ट हैं। विकास के 13-14 सिद्धांत हैं हमारे, तो ये वेरी वेरी मोस्ट हैं। तो याद रखना विकास कैसा होता है? तो याद रखना विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। देखो ये गलत क्यों गए? क्योंकि विकास कैसा होता है? अमूर्त से मूर्त की ओर होता है, सूक्ष्म से विशिष्ट की ओर होता है, सरल से कठिन की ओर होता है। इसलिए ये आपका ये सही है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। यहाँ पर ये उल्टे कर दिए हैं। ओके, अगला प्रश्न आता है आपका, विकास क्या है? तो विकास एक अविराम प्रक्रिया, इसका मतलब एक सतत प्रक्रिया है। कैसी है? सतत है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी नहीं रुकता, लेकिन परिपक्वता रुक जाती है। ओके, मुझे बहुत अच्छे से साई को आती है साथियों। चलिए आगे है, जन्म के बाद सबसे पहले जो विकसित होता है, तो भैया जन्म के समय पर सभी विकसित होते हैं, सिर गर्दन मुख सब हो जाते हैं, ठीक है ना। विकास कैसा होता है? मस्तकोन्मुखी होता है। कैसा होता है? मस्तकोन्मुखी होता है। आप जानते हो इस चीज़ को, है ना। सेफेलोकॉडल होता है, सेफेलोकॉडल होता है, मस्तकोन्मुखी। ये दो सिद्धांत हम पढ़ेंगे आगे चल के, मस्तकोन्मुखी और सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब केंद्र से परिधि की ओर। कैसा होता है? केंद्र से परिधि की ओर होता है, ठीक है ना। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है गर्भावस्था से हो जाता है प्रारंभ। तो भाई याद रखेंगे आप लोग, बाल्यावस्था कब से कब मानी गई है? तो 2 से 12 वर्ष के मध्य में बाल्यावस्था मानी गई है, ये बाल्यावस्था है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस अवस्था को शाला पूर्व अवस्था कहा गया है? शाला विद्यालय जाने से पहले, तो ये शाला पूर्व अवस्था है आपकी, पूर्व बाल्यावस्था। शाला पूर्व अवस्था, बाल्यावस्था 2 से लेकर के 6 वर्ष के बीच में, ठीक है, ये पूर्व बाल्यावस्था है। शाला जाने की अवस्था कौन सी है? पश्च बाल्यावस्था है, 6 वर्ष से लेकर के आपकी आ जाएगी 12 वर्ष के बीच में। ओके, सोचने की, अच्छा जी, सोचने की क्षमताओं में परिपक्वता कब आती है? सोचने की क्षमताओं में परिपक्वता कब आती है? तो पश्च बाल्यावस्था के अंदर आ जाती है, लगभग 6 वर्ष के बाद बच्चा सोचने लग जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बच्चे का लड़का या लड़की होना एक महत्वपूर्ण कारक है, जो किस पर निर्भर करता है? बच्चे के अनुभवों पर निर्भर करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। विकास में, बाल विकास में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था अगर किसी को माना गया था, वो कौन सी है? किशोर अवस्था माना गया है, किशोर अवस्था मानी गई है। और एक महत्वपूर्ण परिभाषा आपको और बता देता हूँ, वेरी वेरी मोस्ट है, कि बच्चे का जो बनना होता है वो 5 वर्ष की अवस्था के बीच में बन जाता है। तो इस विचारधारा को किसने दिया था? फ्राइड ने। किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ध्यान रखना, बहुत मोस्ट है, बिल्कुल ऑप्शन ए याद रखेंगे। सिगमंड फ्राइड की परिभाषा है कि बच्चा जो भी बनना होता है वो 5 वर्ष की अवस्था में ही बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हम छोटे छोटे, अच्छा, हरलॉक की परिभाषा आपको याद रखनी है। हरलॉक की, बाल विकास की कोई एक परिभाषा, मतलब हरलॉक की याद रखेंगे। चलो, बाल विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं, वस्तुतः यह तो व्यवस्थित और समानुगत प्रगतिशील क्रम है। याद रखें इस प्रश्न को। ओके, प्रगतिशील का मतलब क्या होता है? तो प्रगतिशील का तात्पर्य क्या होता है? विकास के अंतर्गत परिवर्तनों की दिशा अग्रोन्मुख होती है, यानी विकास आगे की तरफ बढ़ता रहता है। क्रमबद्ध पद का मतलब क्या होता है? ये पद पूछे जा सकते हैं आपसे, याद रखना, पूछा गया है 2016 में। क्रमबद्ध का मतलब होता है जो हमारे 3 कारक, प्रगतिशील, क्रमबद्ध और सुसंबद्ध। तो इस क्रमबद्ध का तात्पर्य विकास की जो क्रिया है वो क्रमवार होती है। कोई विशेष परिवर्तन एक निश्चित परिवर्तन के बाद ही घटित होता है। जैसे इस क्रम में बच्चा पहले पेट के बल खिसकता है, फिर बैठना, फिर खड़े होना, फिर चलना सीखता है। यही आपका क्या है? क्रमबद्ध है। सुसंबद्ध का मतलब क्या होता है? कि विकास के क्रम में होने वाले परिवर्तनों में सुसंबद्धता देखी जाती है। यही आपका क्या है? सुसंबद्ध अवधारणा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
मैं आपको केवल मोस्ट प्रश्न बताऊंगा। ये लो, एक शिशु जो मूलतः जैविक प्राणी है, किस प्रकार एक सामाजिक प्राणी बन जाता है? कि हम जानते हैं कि वो नई नई परिस्थितियों के साथ में सामंजस्य स्थापित करता है समाज में रह करके। निश्चित रूप से ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों में आयु के साथ साथ उनकी मानसिक शक्तियाँ और मानसिक प्रक्रिया विकसित होती है और संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती है। संज्ञानात्मक योग्यता में वृद्धि के कारण ही बच्चों के व्यवहार में समय के साथ परिवर्तन आता रहता है, इसलिए वो सामाजिक प्राणी बन जाता है। ठीक है ना भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, बिल्कुल बीज अवस्था की अवधि कितनी मानी गई? गर्भाधान से 2 सप्ताह। बीज अवस्था गर्भाधान से 2 सप्ताह, याद रखना। यहाँ पर गर्भ जन्म होने से पहले 3 अवस्था होती है। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे आगे साइको में जाके। वय संधि काल से क्या तात्पर्य है? देखो, वय संधि काल होती है बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के बीच की उम्र। ये होती है लगभग 14 से लेकर के 16। अगर आपसे काल पूछा जाए वय संधि काल, तो ये होता है 14 से 16 वर्ष के बीच में। ठीक है, इसको वय संधि काल कहते हैं। बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के बीच में जो अवस्था होती है वही आप वय संधि काल। टीनेज किसे कहते हैं? टीनेज किशोर अवस्था 13 से 19 वर्ष की आयु अवधि को पाश्चात्य विद्वानों ने टीनेज कहा, यानी किशोर। ठीक है, किशोर या किशोरी। ये आपका बाल्य अवस्था या बाल्य विकास जो है आपका बाल विकास, उसकी अवस्था वर्गीकरण। सबसे पहले गर्भकालीन, फिर शैशवावस्था आएगी, फिर बचपन अवस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मध्यावस्था और सबसे लास्ट में किशोर अवस्था। ये तो गलत कर दिया इन लोगों ने। ठीक है ना? चलिए, ये गलत किया वर्गीकरण। गर्भकालीन अवस्था, उसके बाद आपका शैशवावस्था आएगी, उसके बाद बचपन अवस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद में आता है आपका किशोर अवस्था। कौन सा आएगा? किशोर अवस्था। ठीक है ना? उसके बाद किशोर अवस्था के बाद में आता है आपका प्रौढ़ अवस्था, फिर उसके बाद मध्यावस्था और सबसे लास्ट में वृद्धावस्था। पारिस्थितिकी से मतलब क्या होता है? पारिस्थितिकी मतलब होता है आपका आसपास का वातावरण जिसमें व्यक्ति जीवन यापन करता है, वही आपका पारिस्थितिक कहलाता है, यानी वातावरण, पर्यावरण, इन्वायरमेंट। अब ये बताओ, ये प्रश्न आपको याद रखना है कि प्रारंभिक वय परिवर्ती अनुभवों को एक उदाहरण सभी समझ जाइए। तो प्रारंभिक अनुभव क्या होते हैं? पगडंडी की तरह होते हैं और परिवर्ती अनुभव की नदी की तरह होते हैं, याद रखना। अब हम बात करते हैं बच्चों के शारीरिक विकास के क्रम में किन निश्चित क्रमों का पालन होता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था बच्चे का जो विकास होता है वो मस्तकोन्मुखी होता है, यानी कि सिर से पैर की ओर, सिफेलोकोडल होता है, और निकट से दूर क्रम यानी केंद्र से परिधि की ओर, यानी प्रोक्सिमो डिस्टल। पहले बच्चे के आंतरिक अंगों का विकास होता है, उसके बाद बाहरी अंगों का विकास होता है। बाल विकास से क्या अभिप्राय है? पूछ ले जाता है आपसे। मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, विकास क्या है? ठीक है ना? तो विकास का अभिप्राय बढ़ना नहीं है, बल्कि क्या है? अर्थ परिवर्तन है कि परिवर्तन प्रत्येक प्रक्रिया से होता है। बच्चे का शारीरिक, मानसिक, भौतिक, केवल उम्र बढ़ना नहीं होता। कि हरलॉक के अनुसार विकास बड़े होने तक सीमित नहीं है, वस्तुतः यह तो व्यवस्थित और समानुगत प्रगतिशील क्रम है जो परिपक्वता प्राप्ति में सहायक होता है। तो इस हरलॉक की परिभाषा को आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट है। ठीक है ना? तो यहाँ पर उसके बाद विकास एक समूह की प्रक्रिया है, बहुमुखी प्रक्रिया है, जिसमें केवल शारीरिक अंगों का ही नहीं बल्कि उसके सामाजिक सांवेगिक अवस्था में परिवर्तन होता है। विकास के कारण की प्रक्रिया, ये ध्यान रखना है, ये हेनरी सीसलवील्ड की परिभाषा विकास की, कि विकास के क्रम में उनकी प्रक्रिया, क्रिया में निहित प्रक्रिया, मानव मस्तिष्क में सभ्यता की, ये सारी चीज़ें शामिल होती है। चलिए, शारीरिक विकास से क्या आशय है? आप लोग भी जानते हो कि हमारे शरीर की हड्डियाँ वगैरह है ना, मांसपेशियों, दंत तंत्रिका वगैरह सबका विकास जो होता है उसी को क्या कहते हैं हम? शारीरिक विकास। अब इसका व्यक्तित्व के विकास में क्या होता है? तो ध्यान रखना, बच्चों के शारीरिक विकास का उस पर गुणात्मक और मात्रात्मक प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकास नहीं हो करके बच्चों के प्रति बल्कि स्वयं के प्रति भी व्यवहार को प्रभावित करता है। सामाजिक विकास आप लोग जानते हैं, समाज में रहकर के बच्चे के अंदर जो परिवर्तन आते हैं, अपने परिवार में रहकर के जो हम सीखते हैं, वही हमारा क्या है? सामाजिक विकास, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? विकास होगा और विकास स्थायी होकर के समय परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार सामाजिक विकास का अभिप्राय समाज में प्राप्त के अनुभवों के अनुरूप बच्चे में होने वाले विकास से होता है। ठीक है, नैतिक दर्शन को छोड़ना है। देखिए, इस प्रश्न को मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, इसको मैं थोड़ा सा आगे चल के पढ़ाऊंगा, इसको यहाँ नहीं पढ़ना है। ओके, चलिए। जनसंचार के माध्यम से आपसे पूछा जाए कि जनसंचार के माध्यम से व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो यह आपको याद रखना है कि टेलीविज़न, रेडियो, अखबार, पत्र पत्रिका आदि के विकास के पहलुओं को देखा जा सकता है। परंतु प्रश्न यह है कि
क्या ये माध्यम सदैव ही बच्चों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं? अगर देखा जाए तो ये जनसंचार के माध्यम बच्चों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं और नकारात्मक प्रभाव दोनों प्रकार से डालते हैं। उदाहरण के तौर पर टेलीविज़न पर अन्य प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, जैसे हमारे मनोरंजन के साधन, जन सूचना, ज्ञान आधारित कार्यक्रम, सामाजिक अच्छाई या बुराइयों के कार्यक्रम। तो इन और जहाँ पर एक कार्यक्रम को हम बच्चों के सामने दिखाते हैं तो इसके आसपास की चीज़ों के प्रति समझ भी बढ़ जाती है, वहीं दूसरी ओर इन कार्यक्रम संकीर्णता की ओर भी ले जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि बच्चों को जन संसार के जो साधन हैं उनको केवल न्याय संगत रूप से उपयोग किए जाने दें। आपको याद रखना है कि मोबाइल फ़ोन का जो बच्चों के प्रति जो व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा है, इसको तो याद करना ही नहीं आपको, ठीक है ना, आप जानते भी होंगे सभी इसको। लेकिन याद रखना है कि आनुवांशिकता और परिप्रेक्ष्य परिवेश के प्रभाव को व्यक्त कीजिए, कि आपको बताना है कि आनुवांशिकता जो है आपके हेरिडिटी एंड जो एनवायरनमेंट है आपका, वो डेवलपमेंट में किस प्रकार से प्रभाव दिखाता है। तो आप जानते हो कि आनुवांशिकता क्या होती है? माता पिता से जो प्राप्त गुणसूत्र होते हैं या जो गुण होते हैं वो बच्चे में आते हैं, और दूसरे शब्दों में अगर आप बात करें तो आनुवांशिकता हमें वो क्षमता होती है, इसी से बच्चे का रंग, रूप, आकार, बुद्धि, विशेषता प्राप्त होती है। बच्चों में जन्म के समय कुछ क्षमता होती है, उन्हें सीखना, उन्हें भाषा सीखने में मदद करती है। आनुवांशिकता व्यक्ति में माता पिता से प्राप्त विशेषताएं होती है जो उनके व्यवहार में, उनके व्यक्तित्व में भूमिका या योगदान निभाती है। परिवेश की बात करते हैं यहाँ पर, तो आसपास का आपका जो वातावरण है वही परिवेश है। तो आप परिवेश के में रहकर के आपके जैसे पालन पोषण के तरीके हैं, प्रेमपूर्वक रिश्ते हैं, आहार है, परिवार है, स्कूल है, देखभाल है, तो ये समस्त जो नए प्रकार के सीखे गए व्यवहार और क्रियाएं और कौशलों के लिए उत्तरदायी आपका परिवेश होता है। भाषा जो होती हैं आपकी आदतें हैं, रुचियां हैं, परंपराएं हैं, कौशल हैं, वो अन्य योग्यताओं का विकास भी हमें परिवेश से हुई प्राप्त होता है। तो याद रखना आपका जो विकास है, एक परिभाषा आपको याद रखनी है कि वुडवर्थ की ये परिभाषा है कि जो विकास होता है वो आपकी आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का क्या है? गुणनफल होता है। ये भी आपको याद रख लेना। अब ध्यान रखना बालक के विकास को परिपक्वता कैसे प्रभावित करती है। तो देखिए, परिपक्वता से आशय होता है कि हम काम सीखने के शारीरिक दक्ष कितने हो चुके हैं, हमारे शरीर की मांसपेशियों का कितना परिपक्व विकास हो चुका है, हम बच्चे लिखना सीखे हैं अथवा नहीं सीखे, अपनी मांसपेशियां हाथों की चल रही है या नहीं चल रही, लेकिन शारीरिक जो डेवलपमेंट है वही हमारा परिपक्वता है, ठीक है ना। और इस सीखने के अंतर्गत हम बात करते हैं तो सीखने में योगदान देती है बच्चे की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बच्चे के नए अंगों का विकास होता है तो काम करने के लिए तैयार होने लगते हैं। तो उसी तरीके से बच्चे का संबंध सीखने से हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार और उनकी रुचियों में परिवर्तन परिपक्वता दोनों कारणों से होता है, दोनों कारणों से होता है, दोनों साथ साथ होने लगते हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं क्योंकि एक दूसरे के क्या है? परिपूरक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेष अवस्था की प्रमुख विशेषता, यहाँ पर अवस्थाओं की विशेषता को जरूर याद रखना साथियों। तो पहली चीज़ मैं बात करूँ यहाँ पर शेष अवस्था कहाँ से कहाँ तक होती है, तो जन्म से लेकर के या 0 से 2 वर्ष के बीच में। यह तीव्र विकास की अवस्था है, बड़ों पर निर्भर अवस्था है और गतिविधियों के आरंभ होने की अवस्था है, पहली चीज़। उसके बाद इस अवस्था में स्वयं परिवार के सदस्यों के साथ पहचानने की क्षमता है और 2 वर्ष की आयु तक हम विभिन्न प्रकार के संवेग वगैरह ये उत्पन्न हो जाते हैं। प्रारंभ में कोई संवेग नहीं होता है। ब्रजेश के अनुसार, ब्रजेश ने बताया था कि बचपन जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें कोई भी संवेग नहीं होता, केवल उत्तेजना होती है, लेकिन 2 वर्ष का पूर्ण होने पर बच्चे में प्रत्येक संवेग का धीरे धीरे विकास होने लगता है। तो यहाँ पर अगली आती है पूर्व बाल्यावस्था, जो 2 से 6 वर्ष के मध्य में आ जाती है। अब हम इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। कौन सी? एक तो पूर्व बाल्यावस्था और पश्चिम बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था, यहाँ पर बाल्यावस्था की अवधि पूरी 2 से 12 मानी गई है, लेकिन एक पूर्व बाल्यावस्था, एक पश्चिम बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था की बात करें सबसे पहले तो ये 0 से 6 वर्ष की, 2 से 6 वर्ष के बीच में, 2 से कितनी होती है? 6 वर्ष, ठीक है। तो ये शालापूर्व की अवस्था कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के गामक कौशलों का विकास होता है यहाँ पर, जैसे गिलास में पानी डालना, पेंसिल से चित्र बनाना, अपने कई कार्यों को स्वतंत्र रूप से करना चाहते हैं, ओके। भाषा विकास तीव्र गति से होता है, अपने आसपास की चीज़ों को जानने की कोशिश की जाती है। खिलौनों की आयु भी कहा जाता है, ध्यान रखना, खिलौनों का पूर्व बाल्यावस्था। उसके बाद पश्चिम बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की, इसको शाला जाने की अवस्था कहते हैं। 6 वर्ष में बच्चा विद्यालय जाने लग जाता है, जिम्मेदारी पूर्ण कार्य करने लगता है, अच्छा लगता है उसको। विचार शक्ति का विकास तीव्र गति से होता है। इस अवस्था के पहले ही कुछ बच्चे जो होते हैं हम उम्र अपने लड़का लड़की दोस्तों के साथ में समूह में, यानी समलैंगिक, अब बात क्या करते हैं? समलैंगिक अवस्था है, ओके। उसके बाद किशोर अवस्था की, किशोर अवस्था की विशेषता, इसको तूफान, झंझावत, ठीक है, स्टेनली हॉल ने बताया था। तो ये 12 से लेकर के 13 से लेकर के, या तो आपको 13 से 19 मान लो, ठीक है, 13 से 19 सही है, वैसे ही यहाँ पर 12 से 20 पता रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, किशोर अवस्था है, ठीक है, टीनेज बोलते हैं। ये विकास सबसे महत्वपूर्ण है।
यौन आरंभ की अवस्था कहलाती है वह संधि काल भी कहा जाता है, क्योंकि 13 से लेकर के 14 से लेकर 16 बीच में वह संधि काल इसी में आता है। और ये बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था है। कल्पना स्वप्न दिवा स्वप्न की अवस्था है। लड़का लड़की एक दूसरे के आपस में क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, अमूर्त चिंतन करने लगते हैं और नायक पूजा भी करते हैं, किसी न किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मानने लग जाते हैं। सबसे पहली चीज़, अब आपको ये मोस्ट प्रश्न आपको याद रखना है इस यूनिट में, क्या है कि विकास के विभिन्न आयाम। तो विकास के विभिन्न आयाम आपको खुद पढ़ने होंगे। एक तो शारीरिक विकास, शारीरिक विकास क्या चीज़ होती है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप पूरा। उसके बाद संवेगात्मक विकास क्या होता है, इसको पढ़ेंगे आप। नैतिक विकास क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे आप लोग। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, जीन पियाजे वाला। उसके बाद सामाजिक विकास भी आप लोग पढ़ेंगे, अल्बर्ट बांडुरा और लैव बायोगोस्की का पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अब आपको मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ विकास के सिद्धांत। बेस्ट मोस्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न इसी में मिल जाएंगे। पहली चीज़ कि विकास का जो क्रम होता है वो निश्चित होता है। आप लोग जानते हैं कैसे होता है कि प्रत्येक भी प्रजाति का कोई भी विकास प्रतिमान होता है, तो प्रत्येक बच्चा जो होता है हर तरीके से, आपको मैं बता दूं कि विश्व में अगर कोई भी बच्चा किसी भी स्थान पर पैदा हुआ है तो उसका शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विकास समान होता है। देखो आप लोग जानते हैं कोई बच्चा इंग्लैंड में पैदा हुआ है, उसका भी नाक पहले बनी होगी, ठीक है। तो इंडिया में कोई बच्चा पैदा हुआ तो पहले नाक थोड़ी बनी होगी, अरे भाई उसकी भी पहले ही नाक बनी है। तो आप लोग देखो किसी भी तरीके से विकास जो होता है उसका प्रतिरूप सेम होता है। आप किसी भी कोने में चले जाओ, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। विकास एक दिशीय होता है, विकास एक ही दिशा में होता है, बिल्कुल आगे बढ़ता रहता है, ओके। तो एक दिशीय होता है, लेकिन 2 प्रकार से होता है। कैसे होता है, एक तो होता है मस्तकोन्मुखी विकास, सिर से पैर को, सबसे पहले सिर का विकास, उसके बाद हाथ पैरों का विकास होता है, ठीक है ना, ओके। इसको बोलते हैं हम मस्तकोन्मुखी या सिफेलोकोडल। सबसे पहले बच्चे के सिर का, उसके बाद हाथ पैरों का जन्म होता है, ये आपको विकसित होते हैं। उसके बाद निकट से दूर, इसको केंद्र से परिधि सिद्धांत, प्रॉक्सिमो डिस्टल भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब पहले पेट में धड़ की क्रिया होती है, जन्म के समय शुरू हो जाती है, जो केंद्र की ओर है, लेकिन हाथ पैर उंगलियों की क्रिया बाद में होती है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये हमारा निकट से दूर, केंद्र से परिधि को प्रॉक्सिमो डिस्टल बोलते हैं इसको। विकास एक क्रम के अनुसार होता है, भाई आप जानते हैं। सबसे पहले बच्चा मतलब घुटनों के बल चलना लगता है, बैठना सीखेगा, फिर घुटनों के बल, फिर खड़ा होना, फिर चलना, इस तरीके से ये क्रम चलता रहता है। विकास निरंतर होता है, कभी नहीं रुकता, ध्यान रखना, सतत रहता है, जीवन भर चलता रहता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर। यहाँ से आपसे अवैध वाले प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर। विकास वैयक्तिक भिन्नता होती है। देखो कोई भी प्रत्येक बच्चा जो होता है उसका विकास अलग अलग तरीके से होता है। जैसे किसी बच्चे का लंबाई कम रह जाती है, किसी बच्चे की ज़्यादा लंबाई हो जाती है, ठीक है ना। किसी बच्चे के अंतर्गत अगर हम बात करें, ये आनुवंशिकता और वातावरण पर दोनों पर डिपेंड करती है, व्यक्तिगत भिन्नता। विकास की विभिन्न अवस्था में सहसंबंध होता है, आप भी जानते हो। सामाजिक नैतिकता वगैरह, देखो आप जानते हो परिपक्वता आएगी तो बच्चे में समझ पैदा होगी, मानसिक विकास ज़्यादा होगा। तो प्रत्येक विकास एक दूसरे के साथ में सहसंबंध है। विकास में गति और लिंगीय विभिन्नता होती है। विकास की गति जो होती है लिंग और संबंधी विभिन्नता, कैसे कि लड़का और लड़की, लड़की जल्दी जवान होती है, लड़का लेट जवान होता है, ठीक है। यौनारंभ की अवस्था लड़की में जल्दी हो जाती है तो लड़के में बाद में होती है। विकास जो होता है परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है, ये भी आपको परिभाषा से याद रखना, परिपक्वता और अधिगम, ठीक है। परिपक्वता बढ़ेगी तो बच्चे के अंदर नॉलेज धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, विकास तभी होगा। ये प्रश्न आप लोगों को नहीं करना याद। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये प्रश्न है, तो ये आप सभी को टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी, आप सभी लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे, ओके। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। जिन लोगों ने हमारा पहला वाला व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो नए वाले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।